United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे नई नई सियासी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। आज की सबसे बड़ी, सबसे अहम डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा और साबिक वज़ीर आज़म के साबिका इंतहाई करीबी, इंतहाई काबिल एतमाद साथी परवेज खटक साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं। आज उन्होंने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रखा गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है और ये एक बहुत बड़ा सियासी ग्रुप तश्कील पाया है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसकी क़यादत परवेज खटक कर रहे हैं और साबिका वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा के एक और करीबी साथी महमूद खान ये सिलेक्टेड थे, ये चनीदा थे, ये मुंतखब करदा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की सीएमशिप के लिए। महमूद खान भी और परवेज खटक साहब भी, खासतौर पर परवेज खटक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के इंतहाई काबिल एतमाद और इंतहाई करीबी साथियों में से एक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से खैबर पख्तूनख्वा में जो नई सियासी जमात बनी है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल है, 57 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि इस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। और इस ग्रुप की सियासी अहमियत यह है कि इसमें से हर एक पार्लियामेंटेरियन का अपना एक सियासी वजूद मौजूद है। और ये वही ग्रुप है कि जिसने 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत साजी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को जिस सूबे में सबसे पहले हुकूमत मिली, जिस सूबे में हुकूमत साजी का सबसे पहले आगाज हुआ, जिस सूबे में हुकूमत साजी के जरिए सियासत का सबसे पहले आगाज हुआ, आज अगर ये कहा जाए कि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह की सियासत दफन हो गई है, खत्म हो गई है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इनमें से ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बने हैं, इनमें से हर पार्लियामेंटेरियन अपना एक इंडिविजुअल वोट बैंक रखता है और उसी इंडिविजुअल वोट बैंक के साथ साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के लिए बहुत बड़ा सियासी धचका है। यही वजह है कि आज जब उनसे सवाल किया गया कि परवेज खटक ने नई सियासी जमात बना ली है तो उन्होंने कहा अच्छा गुड लक। लेकिन इस गुड लक के बाद परवेज खटक का एक इंतहाई अहम बयान सामने आ गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के बारे में ना सिर्फ चार्जशीट है बल्कि इस बात को भी वाज़ेह करता है कि जब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इलेक्शन मांग रहे थे और उनको 3 से 4 दफा इलेक्शंस की ऑफर की गई तो वो ऑफर क्यों कबूल नहीं की गई, इस क्यों का जवाब थोड़ी देर में मैं आपको चल के आगे दूंगी। लेकिन पहले परवेज खटक का वो बयान सुन लीजिए जो कि इंतहाई अहम है और चार्जशीट है पीटीआई के सरबराह के खिलाफ भी। टेक अ लिसन। हमने 3-4 दफा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। परवेज खटक जो बात कर रहे हैं कि ये बहुत अहम राज है और ये राज जब खुलेगा तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। और 3 से 4 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को इलेक्शन की ऑफर की गई थी, क्यों नहीं तस्लीम की गई, ये क्यों परवेज खटक ने अवाम के लिए इसका जवाब हासिल करना छोड़ दिया है। लेकिन इसका जवाब हम आपको दे देते हैं कि 3 से 4 दफा जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को और साबिक वजीर आजम को इलेक्शन की ऑफर की गई थी और उस ऑफर को लेके जाया गया घर तक। बुशरा बीबी को बताया गया कि जी ये ऑफर आई है, ये तारीखें आई हैं इलेक्शन की, क्या इलेक्शन कबूल कर लिया जाए। और बुशरा बीबी साहिबा ने अमलियात किए, जादू टोना किया
اور منع کر دیا کہ یہ تاریخ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے 3 سے 4 دفعہ جو پرویز خٹک بتا رہے ہیں کہ آفر کی گئی الیکشن کی, لیکن وہ الیکشن کی تاریخ کیوں قبول نہیں کی گئی, یہ گہرا راز ہے. تو وہ گہرا راز یہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ جب بھی دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم کو ان کی ڈیمانڈ کے ساتھ, ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہ الیکشن دیا جائے. الیکشن کی تاریخ آفر کی گئی, وہ تاریخ لے کر گئے گھر بشرا بی بی کے پاس, بشرا بی بی صاحبہ نے عملیات کیے, جادو ٹونا کیا اور اس کے بعد منع کر دیا کہ یہ تاریخ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, الیکشن قبول نہ کریں. تو اس طرح سے ہو رہی تھی سیاست اور اس طرح سے چلائی جا رہی تھی ریاست. اس سے چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ہی پروگرام میں موجود تھی, تب بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ ریاست کی کوئی پالیسی ڈسکس ہوتی تھی, گھر جاتے تھے, پالیسی بتاتے تھے, عملیات ہوتے تھے, جادو ٹونا ہوتا تھا, اگلے دن بتا دیا جاتا تھا کہ نہیں جی عملیات جادو ٹونے کے ذریعے یہ پالیسی کا اپروول نہیں آیا تو اس پالیسی کو چھوڑ دیں. پرویز خٹک صاحب نے بھی آج وہی بات کر دی ہے. تو یہ بہت اہم اور بڑی گہری بات ہے جو پرویز خٹک صاحب نے آج سامنے رکھی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے بارے میں چارج شیٹ بھی ہے. بہرحال پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے 2 بڑے مایہ ناز اور بڑے سینئر صحافی ہیں, پہلے ان سے بات کریں گے. اس کے بعد آگے چل کے ہمارے ساتھ پولیٹیکل پینل ہوگا جس میں مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر سرکردہ رہنما ہیں MNA ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر مرکزی رہنما ہے سندھ سے, ان کا تعلق ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ, اور ہمیں جوائن کریں گے خرم حمید روکری صاحب جو کہ رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. لیکن طارق آفاق صاحب سینئر صحافی ہیں خیبر پختونخوا سے, ان کا تعلق ہے. عظمت گل صاحب سینئر صحافی ہیں, بیورو چیف ہیں نیوز 1 کے. طارق آفاق صاحب بیورو چیف ہیں سما ٹی وی کے لیے. طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی کیا؟ اچھا طارق صاحب, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج پرویز خٹک محمود خان کی طرف سے PTI پارلیمنٹیرینز کی ایک نئی جماعت کھڑی کی گئی ہے, اور کیا اس جماعت کو ووٹ مل سکتے ہیں؟ دیکھیں غریب ہے, سب سے پہلے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان تواتر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا میرا مضبوط گڑھ ہے اور یہ میرا ایک ایسا سیاسی قلعہ ہے کہ جس میں شکن ڈالنا جو نا ممکن نہیں ہے جی. لیکن وہی کام جو پرویز خٹک نے کر دکھایا, اور ان کے جو مضبوط گڑھ ہے اسی مضبوط گڑھ کے اندر رہتے ہوئے ایک دھڑا بنا دیا پاکستان PTI پارلیمنٹیرین کے نام سے, اور اس میں وہ نام شامل ہیں کہ جن کو جو نام PTI کا فیس کہہ سکتے تھے. اس سے جو گزشتہ وہ PTI کی حکومت تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا اشتیاق کرمر کو, ہم نے دیکھا تھا کہ اچھی وزارت پہ وہ فائز تھے. اس کے علاوہ محمود خان جو نا وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے جس پہ عمران خان کو بہت زیادہ اعتماد تھا, اور ان کو یہی تھا کہ میرا سپاہی ہے, اور یہ بھی جو نا وسیم اکرم پلس کے کیٹیگری میں یہ بھی شامل تھے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے چہرے ہیں کہ جو اپنے علاقوں میں وہ MPs رہ چکے تھے, کچھ MNAs رہ چکے تھے, اور پھر انہوں نے PTI کو سپورٹ بھی کیا تھا, PTI کے ٹکٹ پہ ان کو ووٹ بھی ملا تھا. تو آج اسی سیاسی گڑھ سے اور اسی سیاسی قلعے سے ان پر حملہ ہوا ہے, اور ان کی پارٹی کو جو کہا کسی دن جو کبھی کہا کرتے تھے کہ نون سے جو مشین نکلے گی, آج ہم نے دیکھ لیا کہ اسی PTI کے پتن سے جو ایک اور. اچھا طارق صاحب یہ بتائیں کہ جو 57 سے زیادہ لوگ ہیں کیا ان سب کا انڈیویجول ووٹ بینک موجود ہے, کیا ووٹ پڑ سکتا ہے ان کو الیکشنز میں یا نہیں پڑ سکتا؟ دیکھیں غریب ہے, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو نا مشروط ہیں عمران خان کے منطقی انجام سے, کہ سیاسی منظرنامے پہ عمران خان کا جو سیاسی کردار ہے وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے, اور آخر میں جو نا انجام کیا ہوگا. اس کے بعد سے جو ورکر ہیں, دیکھیں ایک چیز تو اس تمام ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی ایک بات تو یقینی ہے کہ اب بھی یہاں کے لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں, لیکن جب عمران خان سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جائیں گے تو اس وقت پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ PTI کے جو ورکر ہے اس کا رجحان کس طرف سے. تو وہ لوگ کہ جن کے بارے میں تواتر کے ساتھ عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ چور ہے, وہ چور ہے, وہ چور ہے, تو PTI کے ورکر کے لیے ان چوروں کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کا انتخاب کرنا زیادہ سہل ہوگا, زیادہ آسان ہوگا جن کے ساتھ وہ رہ چکے تھے, جن کے چہروں سے وہ لیکن پرویز خٹک صاحب کی اپنی ایک سیاسی حیثیت موجود ہے, محمود خان کی موجود ہے, پرویز خٹک صاحب کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی الیکشنز وہ جیتتے رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو 57 سے زیادہ موجود ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بل بوتے پہ الیکشن جیت سکتے ہیں, چاہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا منطقی انجام جو بھی ہو. مجھے صرف یہ بتائیے کتنے لوگ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں, اپنے بل بوتے پہ سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جی غرید ہے, اس میں جو نا محمود خان آسانی کے ساتھ اپنی نشست جو ہے وہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے کام کیا وہاں پہ, محب اللہ جو نا ان کے قریبی ساتھی ہے, وہ اپنی نشست جو ہے نکال سکتے ہیں وہاں سے. پرویز خٹک جو نا اس میں
नौशहरा में अपनी सीटें जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी तो देखें पार्टी का क्या मामला में आया ना, इसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त तजब्बुत का शिकार है। पीटीआई के अंदर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तजब्बुत का शिकार है, और वो आइंदा हफ्ते 10 दिनों में, 20 दिनों में, एक महीने में जो ना उनका रुझान भी बढ़ेगा और इस पार्टी में मजीद लोग शामिल होते जाएंगे। और वो तमाम ऐसे लोग हैं कि जो अपने बलबूते पे जो ना अपने हलकों में वोट जीत सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर शौकत की जुज़ी अगर वो आ जाते इस पार्टी में, तो वो शांगले से बसानी अपनी जो ना निश्चित वहां से जीत सकते हैं, जो इतना काम उन्होंने वहां पे किया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हालात का तजिया कर रहे हैं, और उसके बाद से इन मुमकिन है कि वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरफ आएंगे, और जब वो आएंगे तो फिर वो अपनी शख्सियत के बलबूते पे अपने निश्चित या अपनी सीट जीतने की उनमें हिस्सेदार भी है और उनमें सलाहियत भी है, और वो ये कर भी पाएंगे। ठीक है, अभी चूंकि पार्टी ठीक है। अजमत गुल साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। अजमत गुल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये बताएं मुझे कि जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी है, इसका इंतखाबी मुस्तकबिल क्या है, इलेक्टोरल फ्यूचर क्या है इसका? इसमें जितने लोग शामिल हुए हैं, क्या ये अपनी अपनी सीटें जीत सकते हैं? चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा का जो भी सियासी अंजाम हो, वो मौजूद हो, इलेक्शन में ना हो, क्या ये लोग अपनी सीटें निकाल सकते हैं? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो हमने अनग्राउंड लोगों से पूछा है, इनके इलाकों में लोगों से राबिता किया है, यहाँ तक के परवेज खटक साहब का जो हल्का है वहाँ से लोगों से पूछा है, तो लोगों ने मुकम्मल तौर पर इस चीज से मुकम्मल तौर पर कहा है कि हम किसी कीमत पर भी इसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वोट बैंक जो है वो एक बंदा है पीटीआई, और बैठ को हम वोट देंगे तो मुश्किल है कि ये, क्योंकि इन्होंने जो 57 एमएलएज और एमपीएस जो इलेक्टेबल की जो लिस्ट दी है, उसमें भी तकरीबन 8 से ज्यादा अफराद उन्होंने अभी इस चीज की तरदीद की है कि हम इस इजलास में शरीक नहीं थे। इसके अलावा जो पीटीआई का वोट बैंक है वो इस पार्टी को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पर लोगों से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया और लोगों से राबिता हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक वही एक बंदा है, हम लेकिन परवेज खटक तो पीटीआई से पहले भी अपनी सीट निकालते रहे हैं। महमूद खान साहब का अपना एक अलग इंडिविजुअल वोट बैंक भी मौजूद है, बाकी नाम जो तारिक आफाक साहब ने सामने रखे, तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स तो हैं जिनका अपना इंडिविजुअल वोट बैंक भी मौजूद है केपी में। जी बिल्कुल, परवेज खटक का जो अपना हल्का है उसमें उसका अपना वोट बैंक है, लेकिन पीटीआई का भी वहाँ पर काफी तादाद में वोट बैंक है। इसी तरह महमूद खान साहब का जो भी हल्का है उनका वहाँ पर बिल्कुल असर रसूख है, लेकिन चूंकि जब पीटीआई का वोट उनसे कम हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो अब पार्टी बनी है पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन, तो ये तकरीबन ये 57 लोग कह रहे हैं, तो मुश्किल है कि ये केपी में 10 से 12 सीट निकाल सकेंगे एमएलए और इम्तियाज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजमत गुल साहब, तारिक आफाक साहब। और अब प्रोग्राम में बढ़ेंगे अपने पॉलिटिकल पैनल की तरफ। अली गौहर बलोच साहब, शमीला फारूकी साहिबा और खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शमीला साहिबा, ये डिबेट लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप अभी बना है और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अच्छी प्रेजेंस मौजूद है बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के, तो क्या पीपल्स पार्टी का कोई इंतखाबी इत्तेहाद या इंतखाबात के बाद कोई इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट इस पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो सकती है? जी शुक्रिया गरीदा। देखिए, अभी तो कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी तो इंतखाबात की तैयारियां शुरू हैं, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने वाली हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी है, एक वो इस्तेकाम पाकिस्तान बना है। अभी तो न जाने कितने लोग कहाँ से किधर आएंगे, किधर से कहाँ जाएंगे। उसके बाद शायद कोई इलेक्शंस के अंदर सीट एडजस्टमेंट्स हो, कोई इत्तेहादी बने। अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है। हुकूमत बनाने से पहले, इलेक्शंस के बाद जब कोई जीतता है तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि किसके साथ अलायंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस वक्त तो जो हमारा फोकस है वो ये है कि हमारा जो मुकाबला है वो गुर्बत के खिलाफ है, वो बेरोजगारी के खिलाफ है। हमने अपने यूथ को दोबारा खड़े करना है, वो उम्मीद देनी है जो उनको पाकिस्तान से थी। हमने अपने जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरियां देनी है। हमने एक माहौल ऐसा पैदा करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है। हमने एक ऐसी फिजा कायम करनी है जहां पर जो ये ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है वो थम जाए। हमें अपने लोगों को वो उम्मीद वापस देनी है जो
ये पीटीआई की ये हुकूमत के शबीला आने के साहिबा बाद से टूट चुकी। नहीं, ये ब्रेन ड्रेन की जो आप बात कर रही है ना, पिछले 1 साल में रिकॉर्ड ब्रेन ड्रेन हुआ है। अगर कंपैरिजन किया जाए पीटीआई के दौरे हुकूमत से भी, उनके दौर में भी इतना ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ जितना पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी के हुकूमत के दौर में हुआ है। तो इसके जिम्मेदार तो कम से कम आप लोग हैं ना। गरीदा, मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना, ये उन तमाम मामलात और हालात का तसलसल है। हाँ। 2020 के अंदर 2,23,000 या 2,25,000 के करीब जो है पाकिस्तान से जो है इमिग्रेशन हुई है, लोग छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को। हाँ। 2021 के अंदर 2,88,000, और ये एक तसलसल चला आ रहा था पिछले कुछ सालों से, ठीक है, जो बढ़ता चला गया, अब एक्सट्रीम पे पहुंच गया, क्योंकि जो पीटीआई की हुकूमत ने जो हालात और मामलात छोड़े हैं वो इतने गंभीर होते चले गए, इतने मुश्किल हालात होते चले गए कि लोगों के पास, कुछ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा। और जिन लोगों के पास ऑप्शन था उन्होंने बेहतर समझा कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए होगा कि वो कॉन्फिडेंस वापस कैसे लेकर आए, कैसे ये ब्रेन ड्रेन को रोकें, कैसे उस यूथ को जो इस वक्त एजुकेटेड है, लिटरेट है और वो नौकरियां तलाश कर रही है, कंड्यूसिव माहौल तैयार कर रही है, ये बातें और इंतजार कर रही है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत करें। ये बातें आपकी बहुत पर्टिनेंट है, ये बातें बहुत पर्टिनेंट है, इनका जवाब आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो एक गैर यकीनी, बेयकीनी की फजा है। और ये सवाल लेके अली गौहर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जो फजा है, अनसर्टेनिटी की फजा है कि पता नहीं इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने, पता नहीं केयर टेकर सेटअप कितने अरसे चलेगा, क्या वाकई 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे या केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड करवा दिया जाएगा। और लगता है कि कुछ खतरात की बू जरदारी साहब प्लस शहबाज शरीफ को भी आ रही है, क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। तो अली गौहर बलोच साहब, आपकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात, खतरात का कोई ना बू तो आ रही होगी कि कहीं केयर टेकर सेटअप को तो नहीं एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, बात यह है कि हमारा तो डे वन से ये स्टॉस रहा है कि भाई हम जो मुकर्रर मुद्दत है उस पे जा रहे हैं। पहले ये भी खेमे गोइयां हो रही थी कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जा रही है, काफी किस्म की अफवाहें उठाई गई। एक पूरा टोला है ना जो अफवाहें उड़ाता है। जिस तरह से आपको पता है कि ये अफवाह उड़ाई गई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, ये प्रोपेगेंडा टीमें हैं। और ये मतलब है सोशल मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी और प्रिंट मीडिया के ऊपर भी हर तरफ इस किस्म का एक माहौल बनाया जाता है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ, ताकि पाकिस्तान में जो है मतलब अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि जो हुकूमत है वो अपना वक्त पूरा करके खत्म हो जाएगी, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और जाहिर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम तो बिल्कुल इलेक्शन में जाने के लिए भी तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम की जितनी भी पार्टीज हैं या इत्तेहाद में वो पार्टी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, बाप पार्टी है, दीगर पार्टीज हैं, तो वो तमाम पार्टीज भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल ये उठता है कि ये फलां लोग, देखें असल 2-3 वजूहात है मिलने की। एक तो ये है कि पीटीआई जो है इसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ था कि हम एक सियासी पार्टी, हालांकि ये डे वन से एक सियासी पार्टी नहीं थी। और चेयरमैन पीटीआई के जो मतलब है कि जो उनका कॉल और फेल है उससे हमेशा ये साबित हुआ कि उन्होंने इंतशार की सियासत की है, पाकिस्तान की मईशत की जो है अदम इस्तेहकाम की सियासत की है। और जिस तरह से एक नेक्सस बनाया गया था पाकिस्तान में करप्शन का, जब उनकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो वो 9 मई के वाकयात ने आकर वो तमाम उन चीजों की मजीद कली खोल दी। अब 2 तरह के लोग, एक तो वो लोग हैं जो दीगर पार्टियों से इस पार्टी में शामिल किए गए थे, इस पार्टी की बड़ी अरसे से आबियारी की जाती रही, सहूलतकारी की जाती रही। दूसरे वो लोग हैं जो इनका असल चेहरा देखकर घबराए हैं और अब वो यकीनी तौर पर किसी जाहिर दूसरी पार्टी बनाएंगे या अपना कोई सियासी रास्ता अख्तियार करेंगे। उनके लिए वाकई इब्तिदा में बासियत पॉलिटिकल पार्टी कुछ उनके लिए भी जाहिर है रास्ते इतने हमवार नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो फिर उन्होंने खुद तयन करना है। अगर वो कल तक जिस तरह से पार्टीज में गए थे, अगर वो ना गए होते और किसी ऐसी सियासी पार्टीज में रहते कि जो कि वाकई ग्रास रूट लेवल पर जो कि हकीकत है जो पॉलिटिकल पार्टी, तो मेरा ख्याल है कि आज उनको उतनी दुश्वारी पेश ना आती। लेकिन पीएमएलएन का जहां तक ताल्लुक है, चाहे केपीके हो चाहे पंजाब हो, इस वक्त भी जबकि हमारा
मैंडेट चुराया गया था, फिर भी हमने KPK में सूबाई की सीट्स भी ली थी, कौमी असम्बली की सीट्स आज भी आपको पता है कि मतलब हमारे पास मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि अमीर मकाम साहब ने भी बड़ी मेहनत की है नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि KPK में नून लीग को भी हम समझते हैं कि काफी हमें सीट्स मिलेंगी, लेकिन ये सवाल कि ये लोग अब अपना रास्ता या अपनी सियासी जगह कैसे बनाएंगे, लेकिन ये वही लोग हैं। इस पे आगे चल के बात करते हैं अली गौहर साहब, इस पे आगे चल के बात करते हैं। मुझे मेरे सवाल का जरा क्विक जवाब दे दें। निगरान सेटअप कहीं अपनी मुद्दत से ज्यादा तवील ना हो जाए, नून लीग को खदशात हैं? देखें, निगरान सेटअप की मुद्दत यकीनी तौर पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी तो निगरान सेटअप बना नहीं है, तो उस पर खदशात जाहिर करना मेरा ख्याल है कि अभी वो मुनासिब वक्त नहीं है। और हम तो यही करते हैं कि जो निगरान सेटअप है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगा और उसके अंदर ही इंशाल्लाह इलेक्शन करवाए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पे भी आगे चल के जरा बात करते हैं। ठीक है अली गौहर साहब, आपका जवाब आ गया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपसे मैं तसल्ली से तफसील से जवाब लेती हूँ, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपके जवाब को ब्रेक इंटरप्ट कर दे। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं, खुर्रम रोकड़ी साहब से सवाल करते हैं। शमीला फारूकी साहिबा, अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए, और प्रोग्राम का फ्लोर इस वक्त आपके हवाले। ये फरमाएं कि जो आज खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का आगाज हुआ है, एक नई सियासी जमात बन गई, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इलेक्टोरल डेंट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और PTI के सबरा को। किस तरह देखते हैं आप? क्या ये मकाफात अमल है? पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सब वही लोग जो काबिल एतमाद थे, इंतहाई करीबी थे, राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, परवेज खटक, महमूद खान, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? कौन जिम्मेदार है इसका? तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है गरीदा, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम इमरान खान है। और फिर उसके साथ जो इसको नार्कोसिज्म के जो इसके साथ लोग थे जो इसको उस वक्त सपोर्ट भी करते थे, यानी इसको चैलेंज भी नहीं करते थे और इसकी तमाम चीजों को सपोर्ट करते रहे, वो थोड़े से कुछ लोग थे। और उसके बाद इसकी जिम्मेदार इसकी वो टीम है जो लोगों को नजर नहीं आती थी, लेकिन जो एक्चुअली चलाती थी पाकिस्तान के मामलात। ये एक बुत की सूरत में सामने बैठा हुआ था और वो तमाम जो है डोरे हिला रहे थे वो लोग। तो कोई ख्वाब देख रहा था क्या चीज बनने का, और कोई ख्वाब देख रहा था अगले 10 साल इस मुल्क को मैं ये रहूंगा, तो कोई ख्वाब देख रहा था कि मैं इतने खरबों रुपए बना जाऊंगा। तो वो तमाम लोग और ये एक शख्स जिम्मेदार है इस क्राइसिस का, ना सिर्फ मुल्क को इस मकाम पे पहुंचाने का, बल्कि पार्टी के वो लोग जो कि उम्मीद लेके आए थे कि इसके साथ मिलके वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, ये उनका जिम्मेदार है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए इसमें उम्मीदें लगाई और आज ना उम्मीद हो कि अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के उस तरह उनकी मोहब्बत नहीं रह गई, ये उसका जिम्मेदार है। और तमाम इदारे पहले कोलैप्स कर गए थे, उनको मजीद कोलैप्स करने का, और फिर एक इदारा जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क जुड़ा हुआ है उसको जरब लगाने का ये जिम्मेदार है। असल चीज ये पहुंचना उस मकाम तक है कि इसके पीछे बाहर और कौन सी दुनिया थी जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान कोलैप्स करे। ये शाम बनाना चाहता था, सीरिया बनाना चाहता था, इराक बनाना चाहता था, ये इस मुल्क के साथ करना क्या चाहता था, ये आप लोगों का भी और हमारा काम है कि हम उस रिजल्ट तक भी पहुंचे। ये तो आज इसके अलावा परवेज खटक ने भी आज बता दिया, उन्होंने कहा कि जी 3 से 4 बार इलेक्शन की ऑफर की गई, लेकिन ये बड़ा गहरा राज है कि वो इलेक्शन की ऑफर रिजेक्ट क्यों हुई। तो हमने प्रोग्राम के जरिए बता दिया कि, और आप भी जानते होंगे खुर्रम साहब, आप भी करीबी रहे हैं, कि वो इलेक्शन की ऑफर रिजेक्ट इस तरह से हुई कि इलेक्शन की ऑफर लेके घर जाया जाता था, बुशरा बीबी से मशवरा किया जाता था, जो फिर आगे अमलियात के जरिए, जादू टूने के जरिए मशवरा करती थी, और फिर कहा जाता था कि नहीं जी नहीं, ये इलेक्शन की तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको सूट नहीं करती, इनकार कर दें। तो ये तो परवेज खटक साहब ने आज हल्का सा इशारा दे दिया कि इस तरह चल रहे थे पार्टी के मामला। खुर्रम साहब देख जी, पार्टी के मामलात चल रहे थे, मुल्क पूरा इस जादू टूने और इस वूडो मैजिक, ब्लैक मैजिक के ऊपर मुल्क चल रहा था। और फिर उसका डिसेप्शन क्या है उस औरत का, उसको डिसेप्शन में कैसे इसने पेश किया, ये खुद कौन यानी इसने तबाही की तरफ ले गया। और इसका सबसे बड़ा जुर्म ये है
کہ اس نے ملک کی اس جگہ پر حملہ کیا ہے, اس پوائنٹ کو ہٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک آج جڑا ہوا ہے. ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ساری ہماری سیاستیں, ہماری ساری رونقیں, ہمارے یہ تمام کاروبار, ہماری زندگیاں, یہ ملک کے اندر جو خوشیاں, اتار چڑھاؤ, ہم ناشکر گزار تو ویسے ہو گئے, اتار چڑھاؤ میں سے جو ہم گزر گئے ہیں, 5 روپے کا جب ڈالر تھا اس سے بہتر زندگی آج گزار رہے ہیں. بلا شبہ کہ مہنگائی بڑی, معاملات بڑے, لیکن ان تمام کو ایگریویٹ کرنے کا اور بربادی کی اس پوائنٹ پر لانے کا یہ بندہ ذمہ دار ہے. اور اس کی تمام چیز بند ہے اس گھر کے اندر جا کر. وہاں پر اگر اس نے آپ سے کوئی چیز کمٹ کیا, ہی وڈ گو بیک, وہاں پہ جائے گا, وہاں پہ ستاروں کی چال واٹ ایور جو بھی کسی جن نے, کسی شیطان نے کہیں کان میں ڈالا, ہی ول کم آؤٹ, اور یہ آ کے پورے ملک کا بڑا فیصلہ ان جنات کے کہنے پہ تبدیل کر دے گا. دس از واٹ ایکچولی ہی از. اور اس کے اوپر آج تک بحث نہیں ہو رہی, اور اس کو اس معاملے میں ایکسپوز نہیں کیا جا رہا, اور اس نے اس طریقے سے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں, اور ان تمام میں ایک بہت بڑا ڈسپشن پلان تھا جس کے اندر بڑی بڑی دنیا شامل تھی, اور جب یہ چل پڑا اس راستے پہ کہ اب کچھ بھی نہ چھوڑے, یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ بچ گئے ہیں. یہ عراق, سیریا سے برا حال کرنا تھا اس نے اس ملک کا, اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس دور میں, کہاں پر, اور ہمارے دائیں بائیں ہمارے ہمسایہ ممالک کیا ہیں, ہمارے ایشوز کیا ہیں. 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, ہماری نوجوان نسل ہے, اس کا کیا فیوچر ہے. ایک طرف نفرت بانٹی تمام کے لیے, ویکیوم جو تھا وہاں پہ اتنی نفرت کریٹ کی کہ لوگوں کو اب عقل سے ان کو اب ہوش آنا شروع ہوا ہے کہ واٹ ہی واز ایکچولی اپ ٹو. جی غریدہ, بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گی. آصف زرداری صاحب ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں. 2 چیزیں, 2 سوالات. کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ زرداری صاحب نے ملاقات میں, گفتگو میں اتفاق کیا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے. تو اس سٹیٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں بو فیل ہوتی ہے کہ شاید زرداری صاحب کو بھی کوئی خطرات نظر آ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز ٹائم پہ نہ ہو سکیں, کوئی ایکسٹینڈ ہو جائے مدت کیئر ٹیکر کی یا کسی اور معاملے کی. تو کیا پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں کہ کوئی سسٹم کا مدت جو ہے کسی اور طریقے سے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ پلس سوال لے لیں, کیا زرداری صاحب خود بھی پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ شمیلہ صاحبہ. دیکھیے غریدہ, شروع دن سے ہمیں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا, نہ ہمیں کوئی تحفظات تھے. ڈے 1 سے ہم نے یہی کہا تھا کہ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کریں گی اور آئینی طریقے سے آئینی ٹائم فریم کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ مختلف قیاس آرائیاں چلتی رہیں کہ جی 90 دن میں ہوں گے, 60 دن میں ہوں گے, وہ بھی آئینی بات ہے, 90 دن میں ہو یا 60 دن کے اندر ہو. لیکن جو یہ ایک فیلرز چھوڑے جا رہے تھے مختلف لوگوں کی جانب سے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے, میرے خیال ہے ان تمام افواہوں نے دم توڑ دیا جب شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس پر دوبارہ سے یہ اعادہ کیا گیا کہ جو ایک آئینی طریقہ کار ہے اور جو ایک کانسٹیٹیوشن ٹائم فریم ہے اس کے اندر الیکشنز ہوں گے. ہم الیکشنز کے لیے آج بھی تیار ہیں اور ہم نے یہی کہا ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلا, ہمارے تو قائد بانی ہیں اس آئین کے, ہم تو کبھی اس بات سے انحراف ہی نہیں کرتے کہ آئین اور قانون سے بالاتر کوئی چیز ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور وہی رہیں گے. آگے جا کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر میں سمجھتی ہوں زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کام آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے, جب یہ کہا جاتا تھا کہ جی اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں, تو یہ پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے پی ایم ایل این کو قائل کیا کہ آپ ریزگنیشنز نہ دیں, آپ بائی الیکشنز میں جائیں. وہ الیکشنز کا اس وقت بھی بائیکاٹ کر رہے تھے, پھر ہم نے ان کو قائل کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. پیپلز پارٹی جو بھی کام کرتی ہے وہ آئینی اور قانونی طریقہ کار سے کرتی ہے. دیر از نو انکانسٹیٹیوشنل وے فار اس. سو وی آر ویری کلیئر, الیکشنز ول بی آن ٹائم اور اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. ٹھیک. اور دوسرا سوال کا حصہ میرا کہ کیا زرداری صاحب پی ایم شپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ اس وقت تو ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوئی آپشن ہے, کوئی چانس ہے, کوئی سوچ ہے؟ ہم تو چاہیں گے کہ صدر زرداری صاحب دوبارہ صدر مملکت بنے. وی وش دیٹ.
ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। इसी आंसर के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अली गौहर बलोच साहब से कुछ मजीद क्वेश्चंस पुट अप करते हैं इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, खास तौर पे नवाज शरीफ की वापसी, और क्या टाइम इतना रह गया है अगर वाकई अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं कि नवाज शरीफ वापस भी आ जाएं, ना अहली भी खत्म हो जाए। ये सारा बड़ा फार फेच्ड मामला लगता है। और खुरम साहब भी मौजूद है, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शमीला फारूकी साहिबा, खुरम हमीद रोकड़ी साहब और अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, अगर तो इलेक्शंस टाइम पे हो जाते हैं और आपको भी, मुस्लिम लीग नून को भी तहफुजात नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी नहीं है, बाकी किसी जमात को भी नहीं है कि कहीं केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड ना हो जाए, और अगर इलेक्शंस टाइम पे हो जाते हैं जो कि अक्टूबर नवंबर का टाइम बनता है, तो फिर तो हालात इतने अच्छे नहीं लगते या इतने क्विक नहीं लगते कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, उनकी नाअहली भी खत्म हो जाए, वो इलेक्शन कैंपेन भी रन करें, वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं। खासतौर पर जो उनकी नाअहली के खत्म होने का मामला है, ये तो जरा तवील होता हुआ नजर आ रहा है। सो क्या सोच क्या है मुस्लिम लीग नून के अंदर? देखें गरीदा साहब, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे भी, और हमारी पार्टी इस बात को अनाउंस भी कर चुकी है कि हमारी इलेक्शन कैंपेन को लीड भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। ठीक है। जहां तक नहली की बात है तो हमारा मौकफ तो ये रहा है कि सहूलतकारी तो अभी तक हो रही है। जब 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें दी जाएंगी, जब ट्रकों वाली ऑडियो और वीडियो वायरल होंगी, तो साफ पता चलता है कि सहूलतकारी तो हो रही है। और जिस तरह से हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करके परवेज इलाही को मुसल्लत किया गया था, वो भी सबके सामने, वो भी एक सहूलतकारी का नतीजा था। जिस तरह से कि असम्बलियां डिसॉल्व की गई थी और तोड़ी गई, और उसके बाद भी वो सिलसिला अभी तक जारी व सारी है। और ये कहा जाता है कि इमरान नाम का बंदा कोई भी ऑफेंस कर लेगा तो उसकी जमानत एडवांस में दी जाती है। यानी कि आपकी बातों से तासुर मिल रहा है कि नून को रिजर्वेशन है कि नवाज शरीफ की नाअहली इतनी जल्दी शायद खत्म ना हो सके। देखिए जी, बिल्कुल हमारी रिजर्वेशन है इस बात के ऊपर। और जिस तरह से कि मरियम नवाज साहिबा के फैसले हो चुके हैं, और उसके बाद तो कोई वो दूसरी राय नहीं रह जाती। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहब ने ये बात की कि भाई नवाज शरीफ साहब को जो पनामा के ऊपर सजा दी गई थी, वो एक सिर्फ मतलब है कि एक सियासी विक्टिमाइजेशन थी, और उस केस में कुछ भी नहीं था। वो खैर एक लंबी दास्तान है। जिस तरह से तो क्या अगर नवाज शरीफ की नाअहली का खात्मा तवालत पकड़ लेता है, इलेक्शन सर पे आ जाते हैं, और नवाज शरीफ आप कह रहे हैं कि जब वापस आएंगे तो और इलेक्शन कैंपेन भी लीड करेंगे, तो क्या इलेक्शन कैंपेन वो अपनी पीएमशिप के लिए लीड करेंगे या किसी और के लिए लीड करेंगे नून लीग में से? देखिए, बात ये है कि जिस वक्त आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में नाअहल किया गया था, फिर भी ये भी एक मुसलमान हकीकत है कि पीएमएलएन को हराने के लिए फिर वोट चोरी करना पड़े थे और इमरान न्यादी को मुसल्लत करने के लिए। तो अब भी जाहिर है कि पंजाब में बिलखसूस और बाकी जगह के ऊपर भी पीएमएलएन एक पॉपुलर पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है। नहीं, नवाज शरीफ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि क्या नवाज शरीफ सिर्फ अपने लिए ही इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे, या अगर उनकी नाअहली रहती है, इलेक्शन आ जाते हैं, तो अपने अलावा भी किसी और के लिए वो इलेक्शन कैंपेन लीड कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे तो उसके बाद जाहिर है कि मुकदमात के अंदर तो जान ही कोई नहीं है, और कोई भी फैसला जो मेरिट पर फैसला होगा वो फौरी तौर पर उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी 5 साल की मुद्दत जो है उसका भी तयन तकरीबन किया जा चुका है, तो उस जुमरे में नवाज शरीफ साहब की अब मजीद नाअहली तो बनती ही नहीं है। ठीक है, यानी कि नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन अपने अलावा किसी और के लिए लीड नहीं करेंगे नून में से? नहीं, देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ पीएमएलएन, नवाज शरीफ साहब वो हमारे कायद हैं, ये उनकी पार्टी है। तो जाहिर है कि हमारी पार्टी की और हमारी पार्टी के कारकुनान की, और जिस तरह से हमेशा नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है, तो हमारी पार्टी के कारकुनान और अवाम भी ये तवक्को करते हैं कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब। ठीक है, जवाब आ गया, नून की सोच का जवाब आ गया। ठीक है,
ٹھیک ہے اگر ہماری پارٹی کی اکثریت بنتی ہے ہاں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کے جو پی ایم کے امیدوار ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں. اچھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اور ہم تو بڑے پر امید ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف بنتے بھی ہیں چوتھی بار وزیر اعظم کے نہیں بنتے. یہ بڑی انٹرسٹنگ آگے کا سینیریو ہوگا. خرم صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے میں پٹ اپ کروں گی. اعتراض ایک یہ بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نام بے شک اکٹھے کر لیے جائیں یا جو بھی جہاں سے اکٹھا کر کے بنا لیا جائے یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا میں، لیکن ووٹ ان کو نہیں ملیں گے ان دونوں پارٹیوں کو. کیسے جواب دیں گے آپ اس کا؟ خرم صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی. جی سوال سن لیا آپ نے میرا؟ جی سوال سن لیا بالکل. اچھا جی جواب چاہیے مجھے آپ سے اس سوال کا پلیز. جی بس ابھی بریک پہ ہیں یا میں بولوں؟ نہیں جی آپ کا جواب ہے، آن ایئر ہے آپ اس وقت. اچھا آن ایئر. دیکھیں ووٹ ہمارا ہے اور ووٹ ہمیں پڑے گا جب الیکشن آئے گا. ووٹ آتا ہوتا ہے آپ کے جو جن بندوں کو آپ پارٹی کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں ووٹ ان کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہمارا ووٹ کو نون لیگ سے تو ہم نے ووٹ لینا نہیں ہے. نہ ہم نے یہ کلیم کیا ابھی تک کہ ہم پی 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 کا ووٹ لے رہے ہیں، نہ ہم نے یہ کلیم کیا کہ ہمیں جے یو آئی کا ووٹ پڑے گا. ٹھیک ہے. ہمارا وہی ووٹ بینک ہے جس کے لیے ہم نے زندگیاں گزاری اور جس پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے کھڑا کیا اور جس کو ہم ایک سٹیج پر لے کے گئے سب مل جل کے. اور اس ایک شخص نے اس پارٹی کا بھی اور ملک کا بھی نقصان جب کیا تو ہم اس سے علیحدہ ہوئے تو ووٹ بھی ہمارے ساتھ جائے گا اور لوگ بھی آئیں گے. دوسری چیز جو اہم ترین کہ ہمیں شخصیات سے اور اسٹیٹس کو سے یا خاندانوں سے، مجھے نہیں پتا، میں یہ شاید یہ جو کہہ رہا ہوں کئی چیزیں پسند نہیں آتی باقی لوگوں کو، لیکن ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کے کبھی تو سوچنا ہوگا کہ ملک اہم ہے اور بھی اچھے لوگ پارٹیز کے اندر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو بھی پروموٹ کیا جائے اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے تو زیادہ بہتر پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. That's what I think. رائٹ. بہت بہت شکریہ خرم حمید روکڑی صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.